मुझे अभी उस क्लब से रिपोर्ट मिली है कि स्पेशल रूम में सोबर्स नामी वेटर को $100 देकर उससे मिलने वाले ने खुफिया क्लब रोनाल्डो के बारे में मालूमात हासिल की है। दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। रोनाल्डो के बारे में उस वेटर का क्या ताल्लुक है उससे? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो वेटर वहाँ काम कर चुका है। क्राउन ने जवाब दिया, ओ वो ग्रुप कहाँ है इस वक्त? चीफ ने चीख कर कहा, वो पार्क में मौजूद है चीफ। क्राउन ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें फौरी तौर पर बेहोश करके उठाओ और स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दो, फिर मुझे इत्तला दो, जल्दी, फौरन, जिस कीमत पर भी मुमकिन हो। चीफ ने तेज लहजे में कहा, उन्हें गोलियों से क्यों ना उड़ा दिया जाए चीफ? क्राउन ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उनके 3 साथी पहले ही वहाँ जीरो रूम में मौजूद हैं, उन्हें भी जीरो रूम में पहुंचा दो, फिर वहाँ उनकी असलियत सामने आ जाएगी। क्योंकि पहले 3 का मेकअप वॉश करने की कोशिश की गई लेकिन मेकअप वॉश नहीं हो सका, इसलिए अब उनकी असलियत जानने के लिए जरूरी है कि उन 6 के ग्रुप को वहाँ जीरो रूम में इकट्ठा कर दिया जाए। जल्दी करो, इससे पहले कि वो रोनाल्डो क्लब में दाखिल हो जाए। चीफ ने चीखते हुए कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही चीफ ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। ये आखिर किस किस्म के लोग हैं? उन्हें रोनाल्डो क्लब के बारे में भी इल्म हो गया है और उन्होंने स्वेटर को भी तलाश कर लिया है जो रोनाल्डो क्लब में काम करता रहा है। वेरी बैड, अब इनका खात्मा जरूरी हो गया है। मैं सिर्फ इत्मीनान करना चाहता हूँ कि असल आदमी ही हलाक हुए हैं। चीफ ने रिसीवर रखकर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने एक झटके से रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने हलक के बल बोलते हुए कहा, क्राउन का फोन है स्पेशल पॉइंट से। दूसरी तरफ से मातबाना लहजे में कहा गया, क्राउन बात। चीफ ने अपने मखसूस लहजे में कहा, चीफ, मैं क्राउन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद क्राउन की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? चीफ ने तेज लहजे में कहा, आपके हुक्म की तामील हो चुकी है चीफ। उन तीनों को बेहोश करके जीरो रूम में पहुंचा दिया गया है। क्राउन ने जवाब देते हुए कहा, स्पेशल पॉइंट इंचार्ज ग्रेग कहाँ है? चीफ ने पूछा। मौजूद है जनाब। क्राउन ने कहा, उसे रिसीवर दो। चीफ ने कहा, यस चीफ, मैं ग्रेग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ग्रेग की आवाज सुनाई दी। जीरो रूम में जो पहले 3 अफराद थे उनकी क्या पोजीशन है? चीफ ने कहा, वो बदस्तूर बेहोश पड़े हैं चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ चौंक पड़ा। अभी तक वो होश में नहीं आए। क्यों? उन्हें तो काफी देर पहले होश में आ जाना चाहिए था। चीफ ने चीखते हुए कहा, वो होश में आने लगे थे लेकिन मैंने उन्हें दोबारा बेहोश कर दिया था ताकि उनके साथी पकड़ी जाए तो उसके बाद उन्हें होश में लाया जाए। ग्रेग ने कहा, ओ अच्छा, इसलिए तुमने अब तक उनके बारे में रिपोर्ट नहीं दी। ठीक है, नए आने वालों को भी जीरो रूम में डाल दो और फिर उन सबको होश में लाकर उनको चेक करो। चीफ ने कहा। चीफ, चेक करने के बाद उनका क्या करना है? ग्रेग ने पूछा। उनसे मुकम्मल तफसीलात मालूम करनी है। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। ये अहम एजेंट है, उनसे तफसीली मालूमात मैं खुद हासिल कर लूंगा। चीफ ने अचानक फैसला करते हुए कहा और फिर रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे क्योंकि बहरहाल 6 के 6 खतरनाक एजेंट उनके हाथ आ चुके थे। क्रिस्टी रोड काफी मारूफ सड़क थी। यहाँ बेशुमार बिजनेस प्लाजा थे और इन प्लाजों में आने जाने वालों का खासा रश था। सद्दर, तनवीर और जूलिया तीनों फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन तीनों की नजरें एमिली हाउस को तलाश कर रही थी और फिर 2 बड़े प्लाजों के दरमियान एक मंजिला एक छोटी सी इमारत उन्हें नजर आ गई जिस पर एमिली हाउस का बड़ा सा कमर्शियल बोर्ड लगा हुआ था। उस इमारत का फाटक खुला हुआ था और मुख्तलिफ लोग, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी, अंदर आ जा रहे थे। ये सब लोग अपने लिबासों और अंदाज से बिजनेस क्लास के लोग दिखाई दे रहे थे। क्या ये कोई होटल है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हम तो समझे थे कि कोई रिहायशी कोठी होगी। तनवीर के लहजे में भी हैरत थी। बोर्ड के निचले हिस्से में दर्ज है कि यहाँ दोपहर और सहपहर का खाना ताजा और घर जैसा मिलता है, इसलिए उन्होंने इसे होटल का नाम देने की बजाय हाउस का नाम दे दिया है। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, हम भी पढ़ चुके हैं ये तहरीर, लेकिन हमने तो उस मशीनरी को चेक करना है। लेकिन इस होटल में वो मशीनरी तो नस्ब नहीं हो सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि यहाँ वो चीप रहता हो। तनवीर ने कहा। उस ग्रेग ने बताया था कि ये उनका मेन ऑफिस है। ऐसा हो सकता है कि इस होटल के नीचे तहखानों में कार्रवाई न डाली जा रही हो। सफदर ने कहा। ओह हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन अब इसका रास्ता कैसे तलाश किया जाए और इसमें दाखिल होने का क्या तरीका है? जूलिया ने कहा। अंदर चलते हैं, किसी न किसी की गर्दन नाप कर मालूम कर लेंगे। तनवीर ने कहा। हमें तनवीर की बात पर अमल करना होगा, वरना हमारे फरार होने का इल्म साज को हो चुका होगा और उनकी मशीनरी हमें तलाश कर रही होगी और इस बार उन्होंने हमें बेहोश नहीं करना बल्कि गोली मार देनी है। इसलिए हमें फौरी और डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। जूलिया ने तनवीर की तायद करते हुए कहा तो तनवीर का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। ठीक है, लेकिन हमें किसी वेटर के पीछे भागने की बजाय इस होटल के मैनेजर को पकड़ना चाहिए।
सफदर ने भी तायद करते हुए कहा, ठीक है आओ। तनवीर ने मसरत भरे लहजे में कहा और फिर वो तीनों पैदल चलने वालों के लिए सड़क अबूर करने वाले मखसूस निशान तक आए और फिर तेजी से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ फुटपाथ पर पहुंच गए। चंद लम्हों बाद वो होटल में दाखिल हो चुके थे। होटल का बड़ा हॉल था जिसमें लोग खाना खाने में मसरूफ थे। मैनेजर साहब कहाँ बैठते हैं? सफदर ने काउंटर के करीब जाकर कहा। उधर राहदारी में। काउंटर पर मौजूद लड़की ने साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो तीनों मुड़े और उस राहदारी की तरफ बढ़ गए, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि किसी ने भी उनकी राहदारी की तरफ जाने का कोई नोटिस ना लिया था, जबकि इतनी बड़ी तंजीम के मेन ऑफिस की यहाँ मौजूदगी की वजह से तो यहाँ इंतहाई सख्त इंतजामात होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो आम से हालात थे। राहदारी भी खाली पड़ी हुई थी, वहाँ कोई दरबान भी मौजूद न था। अलबत्ता राहदारी के आखिर में एक दरवाजा मौजूद था जिसके बाहर मैनेजर की नेम प्लेट दीवार में नस्ब थी। दरवाजा बंद था। सफदर ने आगे बढ़कर दरवाजे को प्रेस किया तो दरवाजा खुलता चला गया और सफदर और उसके साथी अंदर दाखिल हो गए। बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक उद्दड़ उम्र का भारी आदमी मौजूद था। उसने दरवाजा खुलने और सफदर और उसके साथियों को अंदर आते देखकर चौंक कर हाथ में मौजूद रिसीवर को क्रेडल पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। तशरीफ रखे, मैं मैनेजर ब्रायन हूँ, उद्दड़ उम्र ने कारोबारी अंदाज में कहा और साथ ही उन्हें मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। हम बैठने के लिए नहीं आए मिस्टर, तनवीर ने यकलक आगे बढ़कर जेब से मशीन पिस्टल निकालकर मैनेजर की कनपट्टी से लगाते हुए कहा तो मैनेजर का चेहरा तेजी से तब्दील होता चला गया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे, लेकिन खौफ के तासुरात मौजूद न थे। मेरे पास तो कोई कैश नहीं होता, मैनेजर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मिस्टर ब्रायन, आप इधर आ जाए, हमें कैश से कोई मतलब नहीं है, हमने आपसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है। सफदर ने मैनेजर से मुखातिब होकर तनवीर के बरक्स माहिसबाना लहजे में कहा। लेकिन ये क्या तरीका है, कैसी मालूमात? मैनेजर ने इस बार फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और इससे पहले कि उसका हाथ फोन तक पहुंचता, तनवीर किसी भूखे उक्काब की तरह झपटा और मैनेजर यकलक चीखता हुआ उछलकर मेज के ऊपर इस अंदाज में औंधा गिर गया कि उसका सर और गर्दन मेज की दूसरी तरफ और टांगे कुर्सी की तरफ नीचे लटकी हुई थी। फिर इससे पहले कि मैनेजर संभलता, सफदर ने उसकी गर्दन की पुश्त पर मखसूस अंदाज में ज़रब लगाई तो मेज पर मौजूद मैनेजर के जिस्म ने पहले एक जोरदार झटका खाया और फिर हल्के से कपकपाया और फिर साकित हो गया, जबकि जूलिया इस दौरान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और तनवीर ने फौरी तौर पर रिसीवर उठाकर उसे एक तरफ मेज पर रख दिया। तनवीर ने साकित मैनेजर की गर्दन के उगली तरफ दरमियान में उंगली रखकर उसे दबाया तो मैनेजर के जिस्म में इस तरह कपकपाहट पैदा हुई जैसे उसे सर्दी लग रही हो। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, सफदर ने उंगली को दबाकर आहिस्ता से घुमाते हुए कहा। ब्रायन, औंधे मुंह पड़े हुए मैनेजर के मुंह से रुक रुक कर निकला। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म कांप रहा था, वैसे उसकी जुबान भी बोलते हुए कांप रही थी। सार्च का हेड ऑफिस कहाँ है, बोलो, सफदर ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने अपनी उंगली को घुमा दिया। एमिली हाउस के नीचे, मैनेजर ने पहले की तरह रुक रुक कर कहा। उसका रास्ता किस तरफ से है, तफसील बताओ, सफदर ने अपनी उंगली को घुमाते हुए कहा। स्टोर जारोस की तरफ, स्टोर जारोस की तरफ, ब्रायन ने पहले की तरह रुक रुक कर कहा। स्टोर जारोस कहाँ है, बोलो, सफदर ने उंगली को मजीद घुमाते हुए कहा। उस एमिली हाउस के उकब में है, वहाँ एक कोठी नंबर 18 है, उसमें से रास्ता जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता, वहाँ सख्त पहरा है। मैनेजर ब्रायन ने जवाब दिया और सफदर ने उंगली हटा ली। और निकल चले, वरना अभी कोई आ गया तो मसला बन जाएगा, सफदर ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे जिस तरह यकलक स्प्रिंग खुलता है उस तरह मेज पर पड़े हुए मैनेजर का जिस्म यकलक उछला और उसकी मुड़ी हुई टांगे दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए सफदर के सर से जोर से टकराई कि सफदर जो मुड़ रहा था अपना तवाजुन कायम न रखा और वो उछलकर ऊपरी दीवार से जा टकराया। मैनेजर ब्रायन नीचे गिरकर एक बार फिर तेजी से उठने ही लगा था कि तनवीर के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से रिट की आवाजों के साथ ही उठता हुआ मैनेजर ब्रायन एक बार फिर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया, जबकि सफदर इस दौरान उठ खड़ा हुआ था। ये इतनी जल्दी कैसे हरकत में आ गया, इसके आसाब तो कम से कम 2 घंटों तक मुंजमद रहने थे। सफदर ने हैरत भरी नजरों से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने उंगली उठाते हुए उसे दाएं तरफ नहीं घुमाया, इसलिए उंगली उठते ही इसके आसाब इंतहाई तेज रफ्तारी से हरकत में आ गए। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या तुम दोनों इस तरह की मशकें करते रहते हो? सफदर के करीब खड़ी जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ तनवीर, कैप्टन शकील और मैंने एक क्लब बनाया हुआ है, सुपर योगा क्लब, सफदर ने कहा और उसके साथ ही जूलिया ने असबाब में सर हिलाते हुए दरवाजा खोल दिया और उन तीनों के बाहर आते ही सफदर ने न सिर्फ दरवाजा बंद किया बल्कि अंदर दरवाजे के हुक से लटका हुआ एक कार्ड उतार कर उसने उसे बाहर हैंडल से लटका दिया,
जिस पर डू नॉट डिस्टर्ब मी की तहरीर थी। और फिर वो तीनों इत्मीनान से चलते हुए हॉल में पहुंचे और थोड़ी देर बाद वो बाहर सड़क पर पहुंच गए। आगे बढ़ने के बाद वो काफी आगे जाकर साइड रोड पर मुड़ गए और फिर जब वो उंगली सड़क पर पहुंचे तो एक जगह मौजूद बोर्ड पढ़कर उनके चेहरों पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। बोर्ड पर स्टोचारोस के अल्फाज दर्ज थे और थोड़ी देर बाद वो कोठी नंबर 18 को भी चेक कर चुके थे। ये कदीम तर्ज की बनी हुई कोठी थी। उस मैनेजर ने इस हालत में भी सच बात की है, जूलिया ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। उसका शऊर आसाबी तौर पर मैंने मुंजमद कर दिया था और लाशऊर पर दबाव था, इसलिए वो सच ही बोल सकता था। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने बिल्कुल नई टेक्निक इस्तेमाल की है और वो भी पहली बार। जूलिया ने कहा, बस वो तनवीर के खींचने से अचानक इस अंदाज में आ गिरा तो मैंने मौके से फायदा उठा लिया, वरना फिर इमरान साहब वाली शहरक पर दबाव वाली तरकीब इस्तेमाल की जाती। सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो अब 18 नंबर कोठी से आगे निकल आए थे। उस कोठी का फाटक बंद था। हमें फाटक पर चढ़कर अंदर जाना होगा और कोई तरीका नहीं है। सफदर ने कहा, नहीं, फाटक पर सेंसस लगे हुए हैं, मैंने चेक किया है। जूलिया ने कहा, ओह वेरी बैड, फिर अंदर कैसे जाएंगे? सफदर ने कहा, हम कॉल बिल देंगे और फाटक खुलते ही अंदर घुस जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये भी बता दो कि जो कुछ करना है फौरी करना है। तनवीर ने कहा, हाँ लगता ऐसे ही है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अंधाधुन कत्ल व गारत की बजाय अगर हम किसी को पकड़कर उससे मशीनरी के बारे में मालूमात हासिल कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जूलिया ने कहा, तुम आओ तो सही, सब कुछ खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तनवीर ने कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, तनवीर ने आज खुद आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? गेट पर मौजूद फोन से एक भारी और सख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। पुलिस। तनवीर ने भी इंतहाई करक लहजे में कहा, पुलिस? मगर क्यों, क्या हुआ है? इस बार दूसरी तरफ से बात करने वाले के लहजे में हैरत थी। फाटक खोलो, बातें मत करो। तनवीर ने पहले से ज्यादा करक लहजे में कहा, सॉरी फाटक नहीं खुल सकता, जाओ दफा हो जाओ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कटक की आवाज के साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो तनवीर का चेहरा गुस्से से यकलक दहकते हुए तनूर की तरह सुर्ख हो गया। वो बिजली की सी तेजी से पीछे हटा और दूसरे ही लम्हे उसकी जेब में मौजूद हाथ बिजली की सी तेजी से बाहर आया और उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और फौलादी फाटक का एक हिस्सा टूटकर अंदर जा गिरा। तनवीर ने पलक झपकने में फाटक पर हैंड ग्रेनेड मार दिया था। फाटक टूटते ही तनवीर दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके दूसरे हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल अब पहले हाथ में आ गया था और फिर अंदर फायरिंग की तेज आवाजें और इंसानी चीखें सुनाई देने लगी। और ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि जूलिया और सफदर सिर्फ पलके झपकाते ही रह गए। लेकिन फायरिंग शुरू होते ही वो दोनों भी बेख्तियार दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। अब पुलिस आ जाएगी, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा और जूलिया ने होंठ बीचकर सिर्फ असबात में सर हिला दिया। अंदर 4 मुसल्लह अफराद पड़े तड़प रहे थे, जबकि उनकी मशीन गनें एक तरफ पड़ी थी, लेकिन उनमें से एक मशीन गन गायब थी और तनवीर भी नजर न आ रहा था। सफदर और जूलिया ने भी झुककर एक एक मशीन गन झपटी और फिर वो अंदर जाने वाली राहदारी में दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। उसी लम्हे उन्हें फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाजें नीचे से सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे नीचे तहखानों में खौफनाक जंग हो रही हो। उन दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और फिर वो एक मोड़ मुड़ते ही नीचे जाती हुई सीढ़ियों के किनारे पर पहुंच गए। उसी लम्हे नीचे से एक इंतहाई खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर एक इंसानी चीख भी साथ ही सुनाई देने लगी। वो दोनों सीढ़ियां उतरने ही लगे थे कि उन्हें बाएं हाथ से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो तेजी से साइड पर हुए। उसी लम्हे 3 मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए तो सफदर ने मशीन गन का फायर खोल दिया और वो तीनों अचानक चलने वाली गोलियों से न बच सके और उछलकर नीचे गिरे। जबकि जूलिया उनके गिरते ही बैक वक्त कई सीढ़ियां पलांगती हुई नीचे उतरी और सफदर की नजरों से गायब हो गई। नीचे से फायरिंग और खौफनाक धमाकों की आवाजें बदस्तूर और मुसलसल सुनाई दे रही थी। सफदर ने एक लम्हे में फैसला किया और दूसरे लम्हे वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा जहाँ से ये तीनों आदमी आए थे। चंद लम्हों बाद वो एक मुख्तलिफ से एरिया में पहुंच गया और उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि सामने मौजूद अलमारी के पीछे कोई मौजूद है तो उसका जिस्म पारी की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे वो साइड पर हो गया। बाहर आ जाओ वरना बम मार दूंगा, सफदर ने चीखते हुए कहा तो दूसरे लम्हे एक कांपती हुई लड़की अलमारी के पीछे से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था, उसका रंग जर्द हो रहा था और आंखों में ऐसी दहशत थी जैसे किसी भी लम्हे उसका दिल धड़कने से रुक जाएगा। घबराओ नहीं, अगर तुम ताउन करोगी तो तुम्हें जिंदा रहने दिया जाएगा, सफदर ने उसकी हालत देखते हुए नर्म लहजे में कहा तो उस लड़की का तेजी से जर्द पड़ता हुआ चेहरा तब्दील होने लग गया। मुझे मत मारो, मैं ताउन करूंगी, उस लड़की ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ तुम्हारी क्या हैसियत है, जल्दी बोलो, सफदर ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम लोटेजा है और मैं चीफ की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, लड़की ने जवाब दिया।
कहाँ है तुम्हारा चीफ, क्या नाम है उसका? सफदर ने आंखें घुमाकर साइडों का जायजा लेते हुए कहा। चीफ स्पेशल पॉइंट पर गया है, वहाँ पहले 3 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए थे और उन्हें वहाँ रखा गया था। अब 3 और पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और उन्हें भी वहीं रखा गया है। चीफ खुद उनसे पूछगुछ करने गया है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? लड़की ने तफसील बताते हुए कहा। नीचे तहखानों में क्या है? सफदर ने पूछा। नीचे मशीनरी है, लड़की ने जवाब दिया। उसी लम्हे सफदर को अपने औकब में आहट महसूस हुई तो वो बिजली की सी तेजी से उछलकर एक तरफ हटा। अब उसकी नजरें बैक वक्त उस लड़की और अपने औकब में थी और चंद लम्हों बाद उसने इत्मीनान भरा सांस लिया क्योंकि आने वाले तनवीर और जूलिया थे। ये लड़की कौन है? इसे खत्म करो और जल्दी से यहाँ से निकलो, पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई हैं। जूलिया ने कहा। नहीं, ये लड़की हमारी साथी है, हमें खुफिया रास्ते से बाहर ले जाएगी, इसे जिंदा रखा जाएगा, ये मेरा फैसला है। चलो लोटेजा, सफदर ने तेज लहजे में कहा। खुफिया रास्ता मगर, लोटेजा ने हकलाते हुए कहा। जल्दी करो, जिंदा रहना है तो खुफिया रास्ते से हमें बाहर ले चलो, जल्दी करो, सफदर ने तेज लहजे में कहा। हाँ, एक रास्ता है जहाँ से जीप आता जाता है, आओ मेरे साथ, लोटेजा ने यकलक फैसला कुन लहजे में कहा। और थोड़ी देर बाद वो उस कोठी से काफी फासले पर एक चौड़ी सी गली में मौजूद दरवाजे से बाहर आए तो सफदर का बाजू घूमा और लड़की कनपट्टी पर पड़ने वाली जर्ब से चीखती हुई नीचे जा गिरी और चंद लम्हों तक पड़कने के बाद साकित हो गई तो सफदर ने उसे उठाकर एक साइड पर रखे हुए कोड़े के एक बड़े कंटेनर के पीछे डाल दिया। आओ जल्दी, सफदर ने कहा। और फिर वो तीनों ही जब गली से सड़क पर पहुंचे तो उन्हें बाएं हाथ पर पुलिस कारों का एक हुजूम सा दिखाई दिया और वो दाएं तरफ मुड़कर आगे बढ़ गए। मशीनरी तो तबाह हो गई है, अब क्या करना है? तनवीर ने कहा। इमरान साहब और उनके साथी सार्ज के हाथ लग गए हैं और उन्हें भी वहीं ले जाया गया है जहां हमें रखा गया था। अब हमें वहां जाना है, यहाँ का चीफ भी वहीं गया हुआ है, सफदर ने जवाब दिया। ओ, तो फिर यहाँ पार्किंग से कोई कार हासिल की जाए, तनवीर ने कहा। तो सफदर और जूलिया ने असबात में सर हिला दिए। इमरान की आंखें खुली तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पर उससे उठा तो नहीं गया। अलबत्ता उसके जिस्म ने मामूली सी हरकत जरूर की थी और उसके साथ ही उससे वाज़ेह तौर पर महसूस हो गया कि वह किसी स्टेशन वैगन नुमा गाड़ी के उगबे हिस्से में अपने साथियों समेत पड़ा हुआ है और ये गाड़ी हुजूम से पुर सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसे याद आ गया था कि वो अपने साथियों समेत पार्क से उठकर बाहर आने ही लगा था कि अचानक उसकी नाक से इंतहाई तेज नागवार बू टकराई और फिर इससे पहले कि वो संभलता उसका जहन तारीक पड़ गया था और अब उसे होश आया था तो वो अपने साथियों समेत एक गाड़ी के उगबे हिस्से में मौजूद था। उसके साथी भी उसके करीब ही थे और कैप्टन शकील और सालेहा दोनों के जिस्म ढीले पड़े थे और आंखें बंद थी। इमरान समझ गया कि उसकी जहनी वर्जिशों के रद्द अमल की वजह से उसका जहन वक्त से पहले बेदार हो गया है, जबकि उस गैस में शामिल बेहस करने वाली खासियत भी मौजूद थी। इसलिए इमरान का जिस्म पूरी तरह हरकत में न आ रहा था। उसने जिस्म को मखसूस अंदाज में हरकत देना शुरू कर दी और फिर जैसे ही गाड़ी एक कोठी के गेट पर रुकी, इमरान का जिस्म उस वक्त तक काफी हद तक हरकत में आ चुका था। ड्राइवर की साइड से एक आदमी नीचे उतरा और फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोशी से पड़ा रहा क्योंकि ड्राइवर के सामने उगबी आईना मौजूद था और इमरान की हरकत में आते ही उसे ये मंजर नजर आ जाता। लेकिन दूसरे लम्हे ड्राइवर भी दरवाजा खोलकर उतर गया तो इमरान भी तेजी से उठा और उगबी दरवाजा आहिस्ता से खोलकर उसने बाहर छलांग लगा दी और फिर दरवाजा बंद करके वो तेजी से आगे बढ़ने ही लगा था कि उसने बड़ा फाटक खुलते हुए देखा तो वो तेजी से उछलकर फाटक की साइड में हो गया। उसी लम्हे ड्राइवर बिजली की सी तेजी से वापस आया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी को एक झटके से स्टार्ट करके उसे अंदरूनी तरफ ले गया। इमरान ने उस ड्राइवर के चेहरे पर उभरे हुए मदहोश तासुरात देख लिए थे, इसलिए वो समझ गया था कि कोठी के अंदर का माहौल उस ड्राइवर की तवक्को के बरअक्स है। गाड़ी के अंदर जाते ही बड़ा फाटक बंद होने लगा और चंद लम्हों में बंद हो गया, लेकिन छोटा फाटक अभी तक खुला था। इमरान तेजी से उस छोटे फाटक की तरफ बढ़ा और फिर उसने उस फाटक से अंदर झांका तो उसने सामने ही गाड़ी खड़ी देखी। गाड़ी के साथ ही ड्राइवर खड़ा था और उसका रुख अंदर की तरफ था, जबकि दूसरा आदमी तेजी से अंदर इमारत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। मैं भी आ जाऊं बॉस, ड्राइवर ने अचानक कहा। नहीं, तुम यहीं ठहरो, अंदर मौजूद सुकून और खुला हुआ फाटक बता रहे हैं कि मामला दुरुस्त नहीं है, तुम यहाँ का ख्याल रखो। अंदर जाने वाले ने, जिसे बॉस कहकर पुकारा गया था, कहा और फिर वो तेजी से अंदर इमारत में गायब हो गया। इमरान आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और फिर इससे पहले कि ड्राइवर संभलता, इमरान ने उस पर छलांग लगा दी और चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद ही वो उसे बेहोश करने में कामयाब हो गया। इमरान ने उसे उठाकर गाड़ी की उगबी साइड पर डाल दिया ताकि इमारत से बाहर आते हुए बॉस को वो नजर न आ सके। अलबत्ता उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उसने संभाल लिया था और फिर वो पंजों के बल दौड़ता हुआ बरामदे से होकर अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे उसे दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये एक आदमी के कदमों की आवाजें थी।
इमरान तेजी से साइड में हुआ और फिर दीवार से पुश लगाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद जैसे ही वो आदमी जो अंदर गया था उसके करीब से गुजरा तो इमरान यकलख्त उस पर झपट पड़ा और फिर इससे पहले कि वो आदमी कोई जद्दोजहद करता, इमरान उसको बेहोश करने में कामयाब हो गया। इमरान ने उसे वहीं डाला और फिर उसने उस पूरी कोठी का चक्कर लगाया। कोठी में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी और जिंदा आदमी कोई न था। एक स्टोर नुमा कमरे से उसने रस्सी का एक बड़ा बंडल उठाया और फिर वापस आकर उसने सबसे पहले उस रस्सी की मदद से एक कमरे में मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर उसने उस आदमी को डालकर बांध दिया जो इमारत के अंदर से बाहर आया था और जिसे इमरान ने बेहोश किया था। ये वही आदमी था जो गाड़ी की साइड सीट पर मौजूद था। उसे बांधने के बाद इमरान वापस मुड़ा और उसने एक नजर गाड़ी की उगली तरफ डाली तो सालेह और कैप्टन शकील दोनों अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। इमरान ने गाड़ी के ड्राइवर को उठाया और उसे भी ले जाकर वहीं एक और कुर्सी पर डालकर रस्सी की मदद से बांध दिया। फिर वो एक वॉशरूम में गया, वहां पानी मौजूद था। उसने एक अलमारी में मौजूद एक खाली जग उठाया और उसे पानी से भरकर वापस गाड़ी के करीब आ गया और फिर जैसे ही सालेह और कैप्टन शकील के हलक से पानी नीचे उतरा उनकी बेहोशी और बेहिसी का सर्किट टूट गया और वो दोनों कसमसाकर होश में आने लगे। इमरान गाड़ी से नीचे उतर आया और उसने फाटक को अच्छी तरह बंद करके उसे लॉक कर दिया। ये क्या मतलब? चंद लम्हों बाद गाड़ी के अंदर से सालेहा की हैरत भरी आवाज सुनाई थी। वो शायद होश में आ गई थी। सालेहा, मैं इमरान हूँ, बाहर आओ, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, आप, ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? सालेहा ने बाहर आकर हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे गाड़ी के अंदर कैप्टन शकील के कराहने की आवाज सुनाई दी। तुम भी बाहर आ जाओ कैप्टन शकील, बहुत आराम कर लिया है तुमने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन शकील भी गाड़ी से नीचे उतर आया। इमरान ने उन्हें मुख्तसर तौर पर अब तक होने वाली सारी कार्रवाई बता दी। लेकिन ये कौन हो सकते हैं और इनका हमें बेहोश करके यहाँ ले आने का क्या मकसद हो सकता है? सालेहा ने हैरान होकर कहा। कैप्टन शकील, तुम यहीं रुको, सालेहा मेरे साथ आएगी। अब इस ड्राइवर और उसके साथी से मालूमात हासिल करना पड़ेंगी, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील के अजबात में सर हिलाने पर वो सालेहा समेत इमारत की अंदरूनी तरफ बढ़ गया। यहाँ बुलेट प्रूफ शीशे का एक कमरा भी है जिसका शीशा इस अंदाज में टूटा हुआ है कि मुझे लगता है कि जैसे इसे मैंने तोड़ा हो, इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उस कमरे में ड्राइवर और उसका साथी रस्सियों से बंधे बेहोशी के आलम में मौजूद थे। आपने, लेकिन आप तो हमारे साथ ही यहाँ आए हैं, सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा मतलब था कि ये मेरा मखसूस तरीका है और ये तरीका एक बार तनवीर ने मुझसे तफसील से पूछा था, इसलिए हो सकता है कि इस कमरे में तनवीर, सफदर और जूलिया को रखा गया हो और तनवीर ने मखसूस अंदाज में शीशे को तोड़ दिया हो और फिर वो निकल गए हों, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। और फिर उसने ड्राइवर के साथी का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब उस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटा लिए। बैठ जाओ सालेहा, इमरान ने मुड़कर सालेहा से कहा, जो अभी तक होंठ बीचे खामोश खड़ी थी। आप इनसे पूछ-गुछ करें, मैं बाहर ताज़ा हवा में टहलती हूँ, यहाँ कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, सालेहा ने कहा। और फिर इमरान के इस्बात में सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई। ये क्या मतलब? तुम तो बेहोश थे, ड्राइवर के साथी ने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए रुक रुक कर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। क्राउन, मेरा नाम क्राउन है। ओ, तुमने जैगर को भी बेहोश करके बांध रखा है, क्राउन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम इस कोठी में क्यों आए थे? यहाँ तो शीशे का बना हुआ कमरा टूटा पड़ा है और इधर उधर लाशें पड़ी हुई हैं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में बात करते हुए कहा। वो तुम्हारे साथ ही निकल गए हैं, मैं सोच भी ना सकता था कि जीरो रूम का शीशा भी तोड़ा जा सकता है। ये ग्रेग और उसके साथी सब बेहद बहादुर और तजुर्बेकार थे, न जाने तुम्हारे साथियों के हाथों कैसे हलाक हो गए, क्राउन ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये तुम किसको हमारे साथी ठहरा रहे हो? हम तीनों के अलावा तो हमारा और कोई साथी नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वो तीनों तो बहरहाल पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बस टर्मिनल में किसी एशियाई जुबान में बातें की और उनमें से एक को सफदर के नाम से भी पुकारा गया था, इसलिए वो तो पाकिस्तानी एजेंट थे। लेकिन चीफ ने उन्हें इसलिए फौरी तौर पर हलाक नहीं किया था कि अगर उनके बाकी साथी ना मिले तो फिर उनसे मालूम किया जाएगा। लेकिन फिर तुम पर हमें शक हुआ, फिर तुम क्लब में बूढ़े वेटर सोबर से मिले और तुमने उससे सार्च के खुफिया हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर ली और फिर तुम तीनों पार्क में जाकर बैठ गए। मैंने चीफ को इत्तला दी तो चीफ ने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथियों के साथ जीरो रूम में डालने के लिए कहा, लेकिन यहाँ तो हालात ही उलट चुके हैं। ग्रेग भी हलाक हो गया है और उसके साथी भी, वो तीनों पाकिस्तानी भी गायब हैं। क्राउन बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। चीफ कौन है? इमरान ने पूछा। मार्शल चीफ 4, क्राउन ने जवाब दिया। तुम क्या हो सार्च में? इमरान ने पूछा। मैं यहाँ का बॉस हूँ, क्राउन ने बड़े फकरिया लहजे में कहा। ये तुम्हारे साथ जो ड्राइवर है इसका नाम जैकर है, इमरान ने कहा। हाँ, ये ग्रेग का भाई है,
इसलिए मैंने इसे अंदर न आने दिया था, क्योंकि मैंने ग्रेग की लाश देख ली थी। बेचारा जैकर अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता था। दोनों भाई न सिर्फ कदों कामत में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बल्कि इनकी आवाजें भी इस कदर मिलती थी कि जैकर किसी कमरे में बोले तो लगता था ग्रेग बोल रहा है, और ग्रेग बोले तो लगता था जैकर बोल रहा है। क्राउन ने जवाब दिया। वो वाकई कोई बातूनी आदमी था कि माहौल और हालात को देखे बगैर इस तरह बोले चले जा रहा था जैसे वो किसी महफिल में गपशप कर रहा हो। फिर इमरान ने उठकर ड्राइवर की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात उभरे तो इमरान ने हाथ हटा लिए, और फिर इससे पहले कि साथ मौजूद क्राउन कुछ समझता, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा क्राउन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान ने उसकी कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक मारकर पहली जर्ब में उसे दुनिया व माफिया से आजाद कर दिया था। इमरान वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने जैगर को होश में लाते हुए क्राउन को इसलिए बेहोश कर दिया था ताकि जो कुछ इस क्राउन ने बताया था इसकी तस्दीक इस जैगर से करा सके। उसे खतरा था कि क्राउन ज्यादा बोलने वाला है, इसलिए वो जैगर को लुकमा भी दे सकता है। चंद लम्हों बाद जैगर ने कराते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश भी की, लेकिन जाहिर है वो बदा होने की वजह से अपनी इस लाशौरी कोशिश में नाकाम रहा था। ये सब क्या है? क्या मतलब? ये क्या है तुम और इस हालत में? जैकर ने इंतहाई मदहोश लहजे में कहा। तुम्हारा नाम जैकर है और तुम्हारे साथी का नाम क्राउन है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम तो बेहोश थे, फिर ये कैसे हो गया? जैकर ने कहा। क्राउन का सार्च में क्या होता है? इमरान ने पूछा। क्राउन बॉस है, हमारा बॉस, जैकर ने कहा। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बॉस को मालूम होगा, मैं तो ड्राइवर हूँ, जैकर ने कहा। बॉस के ऊपर और भी होता है? इमरान ने पूछा। हाँ, चीफ है, जैकर ने जवाब दिया। वो कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, जैकर ने जवाब दिया। तो इमरान उठा और उसने क्राउन की नाक और मुंह दोनों हाथों से एक बार फिर बंद करके उसे होश में ले आने की कोशिश की, और चंद लम्हों बाद जब क्राउन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटाए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये तुम सब क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो, हम खामोशी से चले जाएंगे, क्राउन ने पूरी तरह होश में आते ही कहा। तुम्हारे चीफ का फोन नंबर क्या है? इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय सवाल करते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, क्राउन ने जवाब दिया, और इमरान चंद लम्हे उसे ऐसी नजरों से देखता रहा जैसे उसके जहन के अंदर झांक रहा हो। वैसे क्राउन बेहोश होने से पहले जिस तरह रवानी से बोल रहा था अब उससे यकसर मुख्तलिफ नजर आ रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे बेहोशी ने उसके जहन पर कोई पर्दा तान दिया हो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि फोन नंबर बता दो, लेकिन ये सोचकर बताना कि मैंने तुम्हारी बात तुम्हारे चीफ से करानी है। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया था। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, क्राउन ने जवाब दिया। जैकर, तुम कह रहे थे कि क्राउन को मालूम होगा, अब बोलो, इमरान ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, जैकर ने रुक रुक कर कहा। तो फिर तुम हमारे लिए बेकार हो। इमरान ने जेब से हाथ बाहर निकाला और दूसरे लम्हे कमरा रिट्रेट की आवाजों के साथ ही जैकर के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां सीधा जैगर के सीने में पेवस्त हो गई थी और वो 2-3 लम्हों में ही उसी हालत में दम तोड़ गया। देखा तुमने, जो हमारे लिए बेकार साबित हो हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं, इमरान ने पिस्टल का रुख क्राउन की तरफ करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे मार दोगे? मुझे? मगर क्यों? क्राउन ने रुक रुक कर कहा। क्योंकि तुम मुझे फोन नंबर नहीं बता रहे और जैगर की मौत तुम्हारे सामने है। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इमरान का लहजा उसी तरह सर्द था और फिर क्राउन ने इस तरह तेजी से फोन नंबर बताना शुरू कर दिए जैसे एक लम्हे की ताखिर उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो। तुमने अपने चीफ से बात करनी है, बोलो क्या बात करोगे? इमरान ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, चीफ तो रिपोर्ट के इंतजार में बैठे होंगे, तुमने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा, क्राउन ने कहा। तुम यही रिपोर्ट देते कि तुमने हुक्म की तामील कर दी है, और क्या रिपोर्ट देनी है तुमने? इमरान ने कहा। 0 रूम में मौजूद तीनों पाकिस्तानी फरार हो गए हैं, 0 रूम टूटा पड़ा है, ग्रेग और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं, ये रिपोर्ट देना होगी, क्राउन ने कहा। ठीक है, जब चीफ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तो तुम बेशक रिपोर्ट दे देना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया और एक बार फिर कमरा रिट्रीट की आवाजों और क्राउन के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। इमरान उठकर खड़ा हो गया, उसने मशीन पिस्टल वापस जेब में रखा और फिर जैसे ही क्राउन हलाक हुआ तो इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। क्या हुआ इमरान साहब? बाहर मौजूद कैप्टन शकील ने कहा।